नमस्कार। जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों। शिवम चौधरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। कल रात जब मैं आप सबके साथ वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था कि किस तरीके से भारतीय एजेंसीज ने दो बड़े टेरर मॉड्यूल्स को भारत के अंदर बर्स्ट किया है। पहला अहमदाबाद का आईएसकेपी मॉड्यूल, जहां मोहिउद्दीन सईद नाम का एक व्यक्ति अपने दो साथियों के साथ मिलकर राइसिन नाम का एक जहर बना रहा है। ये जहर इतना पोटेंट होता है कि अगर ये आपकी बॉडी में चला जाए तो ये निश्चित तौर पर मानिए कि मौत निश्चित है। और इनका ये प्रयास था कि इस जहर को वाटर सप्लाई हो या मंदिर के प्रसाद हो, उसके माध्यम से हजारों लोगों तक पहुंचाया जा सके। और दूसरा बड़ा जो मॉड्यूल है वो फरीदाबाद के अंदर बस्ट होता है, जहां लगभग 3000 किलो एक्सप्लोजिव मटेरियल मिलता है और बहुत सारे सोफिस्टिकेटेड वेपन मिलते हैं। और इन दोनों चीजों में एक खास बात थी कि ये दोनों मॉड्यूल डॉक्टर चला रहे थे, यानी पढ़े लिखे लोग थे, और इनका कनेक्शन कश्मीर से जुड़ता है। और उसी दौरान जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था तो खबर आती है कि दिल्ली के चांदनी चौक में एक कार में ब्लास्ट होता है। मैंने आपको तभी बताया था कि कहीं ना कहीं इस ब्लास्ट का कनेक्शन, ये जो दो टेरर मॉड्यूल्स बर्स्ट हुए हैं उससे कहीं ना कहीं इसका कनेक्शन है। और अब जो प्रथम दृष्टया खबर आ रही है उससे ये तय हो रहा है कि इन दोनों में कहीं ना कहीं कोई कनेक्शन है। कल दिल्ली में शाम को लगभग 6:52 पर चांदनी चौक के अंदर एक ब्लास्ट होता है, कार के अंदर ब्लास्ट होता है। तो प्रारंभिक तौर पर यह कहा जाता है कि जो सीएनजी सिलेंडर है कार के अंदर का वो फट गया है, लेकिन जिस इंटेंसिटी के साथ वो ब्लास्ट हुआ था वो कहीं ना कहीं सीएनजी का ब्लास्ट तो नहीं लगता था। अब जब आप चांदनी चौक पर कभी जाएंगे तो आपको बहुत सारे यूट्यूबर्स दिखाई देंगे जो पब्लिक का रिएक्शन लेते रहते हैं। ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर्स वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे, तो उसके बैकग्राउंड में जब दिखाई देता है ये ब्लास्ट होता हुआ और उसके बाद जिस तरीके से गुबार उठता है, आग का गोला लगभग दिखाई देता है, तो साफ है कि सीएनजी तो नहीं था। खैर अभी तक इसे सरकार ने एक टेरर एक्ट तो घोषित नहीं किया है, लेकिन जिन धाराओं के अंदर एफआईआर दर्ज हुई है वो इसी तरफ इशारा कर रही है, क्योंकि अभी इन्वेस्टिगेशन बहुत प्रारंभिक रूप में है, प्रारंभिक दौर में है। और सरकार कोई भी दावा करने से पहले चाहती है कि इन्वेस्टिगेशन एक बेहतर तरीके से हो जाए, क्योंकि अभी राजनाथ सिंह जी का बयान भी आया है कि इन्वेस्टिगेशन में से जो भी निकलेगा पब्लिक के सामने निश्चित तौर पर रखा जाएगा, और जैसा है वैसा ही रखा जाएगा। और अगर कोई इसमें इन्वॉल्व है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त, मतलब ऑपरेशन सिंदूर हमने देखा ही था किस तरह की रिटेलिएशन भारत की तरफ से आया था, तो भारत उसके लिए भी तैयार है। अब हुआ क्या है कि ये गाड़ी है जो चांदनी चौक के इलाके में थी, जिसका नंबर है HR26CE7674। ये गाड़ी असल में सलमान नाम के एक व्यक्ति की थी, फिर वो उसने किसी और को बेचा, किसी ने किसी और को बेचा, और एंड में आकर वो गाड़ी नदीम के पास पहुंचती है। और नदीम ये गाड़ी उमर नाम के एक व्यक्ति को देता है। उमर नाम का व्यक्ति सीनियर रेसिडेंट रहा है जीएमसी अनंतनाग में, यानी ये भी पढ़ा लिखा है, डॉक्टर है, और ये प्रोफेसर था अल फलाह हॉस्पिटल है फरीदाबाद के अंदर, उसके अंदर प्रोफेसर था ये, यानी ये भी पढ़ा लिखा व्यक्ति था और यही इस गाड़ी को चला रहा था। तो कल शाम से ही कहा जाने लगा कि भैया हो सकता है कि ये ट्रांसपोर्ट किया जा रहा हो, कि भैया टेरर मॉड्यूल पकड़ा गया है, हो सकता है कि कुछ बचा हुआ जो सामान था उसको ट्रांसपोर्ट किया जा रहा हो। और इसमें फिर खबर आने लगी कि 3-4 लोग इस गाड़ी के अंदर थे, वो इसको ट्रांसपोर्ट कर रहे थे। अब जो खबर निकल कर आ रही है, दरअसल वो ट्रांसपोर्ट नहीं कर रहे थे, उस गाड़ी में सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति था, और जो दिल्ली फरीदाबाद का जो बदरपुर का जो बॉर्डर है उससे वो एंट्री लेता है। उसकी सीसीटीवी फुटेजेस भी सामने आ गई है कि किस तरीके से वो दिल्ली के अंदर एंट्री ले रहा है, और उस गाड़ी के अंदर वो सिर्फ और सिर्फ सिंगल व्यक्ति है। यानी अब ये फिदाइन अटैक जैसी कोई स्थिति है उसकी तरफ इशारा कर रहा है। ये चांदनी चौक में पहुंचता है और वहां जाकर सुनहरी मस्जिद के अंदर ये इस गाड़ी को पार्क कर देता है लगभग 3:19 पे। उसके बाद ये गाड़ी वहां से निकलती है लगभग 6:48 के आसपास, और ठीक 4 मिनट बाद 6:52 पर इसके अंदर एक ब्लास्ट होता है। और जो बहुत सारे पत्रकार हैं, जो रिपोर्टर्स हैं, जो इस चीज को कवर कर रहे हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि लगभग 3 घंटे इसने इंतजार किया और उस दौरान ये उस गाड़ी के अंदर ही बैठा रहा। भैया या तो वो किसी का इंतजार कर रहा था या कहीं से इंस्ट्रक्शन आने थे, जो भी स्थिति है,
वो फिर उस गाड़ी को लेकर मेट्रो स्टेशन के बाहर जाता है और वहां जाकर इसके अंदर ब्लास्ट हो जाता है। और ब्लास्ट का मैग्नीट्यूड इतना था कि अब लगभग 13 लोगों की जान जाने की खबर है और आसपास की कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई। इसका मतलब ये कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो रहा था, इसका मतलब ये लगभग फिदाइन जैसी स्थिति वहां पर क्रिएट की गई थी। अब इसके बाद बहुत सारे लोग कहने लगे कि भाई मोदी सरकार ने बचा क्यों नहीं पाए, कुछ कर क्यों नहीं पाए, इस अटैक को रोक क्यों नहीं पाए, और खासकर उस बयान का उल्लेख करने लगे कि भैया अजीत डोभाल साहब ने तो कहा था कि यहाँ पे कुछ नहीं हुआ है पिछले 10-12 सालों में, और देखिए अचानक से दिल्ली के अंदर ब्लास्ट हो जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार को इसकी इनपुट थी, कहीं ना कहीं एजेंसीज को इसके बारे में कोई ना कोई जानकारी थी, शायद इसीलिए जो ये मॉड्यूल्स हैं धीरे धीरे बर्स्ट हो रहे थे। लगभग पिछले 3 दिन में 8 ऐसी बड़ी घटनाएं आती हैं जो ये दर्शाती हैं कि कुछ बड़ा हो रहा है। उसकी जानकारी एजेंसीज को थी और वो धीरे धीरे करके एक एक करके इन चीजों को पकड़ रहे थे। मैंने पहले भी कहा, जो बॉलर है उसे 6 बॉल करनी है, बैट्समैन को हर बॉल के ऊपर बचना है। वो 100 बार ट्राई करेंगे, हमें हर 100 बार बचना है। वो एक बार भी कामयाब होंगे तो वो दिखाई देगा, और वो कल दिल्ली के अंदर दिखाई दिया। आप देखिए 2900 किलो एक्सप्लोजिव मिलता है 10 तारीख में, उससे पहले 3 आईएसआई के ये अरेस्ट होते हैं। आईएसटीपी वाला जो मॉड्यूल बताया, उससे पहले तहरीके तालिबान से लिंक्ड एक क्लरिक राजस्थान के अंदर पकड़ा जाता है। महाराष्ट्र एटीएस पुणे में एक टैकी को पकड़ती है। आईएसआई का मॉड्यूल बस्ट होता है। दिल्ली पुलिस, आंध्र प्रदेश पुलिस 2 लोगों को यूपी और महाराष्ट्र से पकड़ती है। पंजाब के अंदर होता है। तो बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं जो धीरे 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 बर्स्ट किए जा रहे थे, लेकिन उसमें से एक कहीं से निकल कर आता है और दिल्ली वाला जो कांड है उसको अंजाम दे देता है। लेकिन क्या दिल्ली के अंदर चांदनी चौक के अंदर भी सरकार को पता नहीं था, या एजेंसीज को नहीं पता था? निश्चित तौर पर उसके लिए तैयारियां की जा रही थी। उसका एक उदाहरण है, एक व्यक्ति है, एक बच्चा है, कोई 12वीं क्लास में पढ़ता है, उसने रेडिट नाम की जो वेबसाइट है उसके ऊपर पोस्ट किया है कि भैया मैं चांदनी चौक में घूम रहा था और वहां जिस तरीके से पुलिस और आर्मी थी, मैंने कभी इतनी पुलिस और आर्मी नहीं देखी। यानी कि वो जो मॉड्यूल पकड़ा गया उसमें से जो ये व्यक्ति निकलकर भागा, इसको पकड़ने का प्रयास था। अब चांदनी चौक के इलाके में यदि आप ये घोषणा कर देते हैं कि भैया कहीं कुछ है, और उसके बाद जो अफरा तफरी मचती और उस दौरान कोई व्यक्ति कुछ कर देता, तो आप सोचिए कितना बड़ा नुकसान होता। भगदड़ की, स्टैम्पेज की स्थिति हो सकती थी, एक डर का माहौल तब्दील हो सकता था, और हो सकता है कि वो व्यक्ति वहां से निकल के कहीं भाग भी जाता और किसी और जगह जाकर वो उस चीज को अंजाम देता। इसलिए पब्लिक में वो अनाउंस नहीं किया जा सकता था, लेकिन वहां वो कॉम्बिंग चल रही थी, पकड़ने का प्रयास किया जा रहा था। अगर इस रेडिट पोस्ट की माने तो वहां जिस तरीके से पुलिस और कह सकते हैं एजेंसीज की एक तरीके से मौजूदगी थी, ये साफ दर्शाता है कि कहीं ना कहीं खबर थी, उसे पकड़ने का प्रयास किया जा रहा था। लेकिन उस डेस्परेशन में, उस डर में इस व्यक्ति ने कुछ गड़बड़ कर दिया, और जिसकी वजह से 13 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। लेकिन यह मानकर चलिए कि अब सरकार जिस तरीके से इसके ऊपर एक्शन लेने के मूड में है, जवाब दिया जाएगा। ऑप सिंदूर 2 आपको दिखाई दे, फिजिकली ना दिखाई दे, लेकिन कार्यक्रम तय किए जा रहे हैं। जो जो जिम्मेदार है उस तक इसकी आंच पहुंचेगी। अब जो बहुत सारे आप कह सकते हैं कि इकोसिस्टम है, वो भी एक्टिवेट हो गया है, वो भी बोलने लगा है। एक भाई साहब हैं, इन्होंने अभी एक हिट पीस लिखा था अडानी के खिलाफ। क्या कह रहे हैं कि बिहार इलेक्शन से पहले कराया, बिहार से पहले दिन कराया, कि अब पोस्ट डिलीट कर दिया है वो अलग बात है, लेकिन ये कह रहे हैं क्योंकि इलेक्शन आ रहे हैं इसलिए किया जा रहा है। ब्रेन डेड हैं ये लोग असल में, आप ये मानकर चलिए। उसके बाद एक महिला कह रही है कि ये ना जो पॉल्यूशन वाला मैटर है ना, उससे डाइवर्ट करने के लिए बॉम्ब ब्लास्ट कराया गया। मतलब बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ अभियान की कोई सबसे जीती जागती असफलता का सबूत है ना, वो ये इस तरह के लोग हैं। उसके बाद ये कांग्रेस आईटी सेल से शायद जुड़ा हुआ है, कांग्रेस से किसी तरीके से जुड़ा हुआ है। ये व्यक्ति कह रहा है वही पुरानी चुनावी पैतरा, चुनाव आते हैं ब्लास्ट हो जाते हैं। उसके बाद ये महिला राहुल गांधी के साथ यात्रा कर रही थी, भारत जोड़ो यात्रा वो जो थी ना, ये कह रही है कि प्रदूषण से ध्यान हटाने के लिए सब कार्यक्रम किया है, चुनाव प्रदूषण बस यही दिखाई देता है।
इन्हें यह नहीं दिखाई दिया कि किस तरीके से भारत की राजधानी के अंदर 13 लोग मर गए हैं। इन्हें दिखाई दे रहा प्रदूषण है, मतलब ये कह रहे हैं कि सरकार ने करा है। एजेंसीज को इनके ऊपर एक्शन लिया जाना चाहिए, गिरफ्तारी हो निश्चित तुरंत मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने में। और अगर रवि जैसे लोगों को यह पता है कि बिहार चुनाव से कुछ पहले होने वाला है, तो उनसे पूछिए भैया तुम्हारा सोर्स क्या है, तुम्हें कहां से पता चला है। उसके बाद एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज इस दिल्ली एनसीआर के अंदर हो रही थी इस दौरान, धीरेन्द्र शास्त्री की बहुत बड़ी यात्रा निकल रही थी, हिंदू राष्ट्र की मांग हो रही है, बड़े बड़े लोग उसके अंदर जुड़े हैं, शिखर धवन हो, सुरेश रैना हो, बहुत सारे बड़े बड़े नाम उसमें शामिल हो रहे हैं। एक एंगल ये भी एक्सप्लोर कीजिए कि कहीं ना कहीं क्या कनेक्शन उससे तो नहीं जुड़ा है, क्योंकि फरीदाबाद उस रीजन में ही सब कार्यक्रम चल रहा है या अभी उसी एरिया में है, तो क्या उसको कहीं टारगेट करने का प्रयास तो नहीं था। यह भी बहुत जरूरी है इस चीज को भी देखना। उसके बाद अब जो पाकिस्तान है उसे पता है भैया अब कुछ होने वाला है, मतलब कहते हैं ना लंका लगने वाली है, तो वहां पर भी अब अपने मेन स्ट्रीम मीडिया हो या सोशल मीडिया हो उसके माध्यम से भी ये फैलाना शुरू कर दिया, अरे देखो भारत ने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर दिया, पाकिस्तान के ऊपर कुछ करेंगे। मतलब पहले से ही उन्होंने वो एक प्रिटेक्स्ट तैयार करना शुरू कर दिया है कि भैया अब जब भारत हमें पीटेगा तो हम पहले ही कह देते हैं हमारी गलती नहीं थी, तो फॉल्स फ्लैग है, यानी उन्हें पता है कि भारत अब पीटेगा। देखिए अभी बहुत लोग कहते हैं सरकार क्यों नहीं कर रही है कुछ, पहले कुछ चीजें स्टैब्लिश हो जाए, जो लिंक्स हैं वो एक तरीके से पकड़े जाएं, क्योंकि ये सिर्फ दिल्ली में ब्लास्ट नहीं हुआ है, सिर्फ वो 2 मॉड्यूल जीपीएस स्पूफिंग और ये सब नहीं हुए हैं, जो न्यूक्लियर स्पाई रिंग पकड़ा है सिर्फ वो नहीं, ये बड़ा पूरे देशव्यापी बड़ा एक नेटवर्क है जिसको बर्स्ट करना पहले जरूरी है। पाकिस्तान को तो जिस दिन चाहेंगे उस दिन पीट देंगे भैया, पहले भारत के अंदर जो नेटवर्क सेट है उसे तो तोड़ा जाए, क्योंकि ये वो समय है, ये वो क्रिटिकल समय है जहां लोग इधर उधर हो सकते हैं, जहां सबूत नष्ट किए जा सकते हैं। तो इस क्रिटिकल मोमेंट पे जरूरी है कि पहले उसे साधा जाए, उसके बाद जब कार्यक्रम ये तय हो जाए कि हाँ यहां से ये कनेक्शन इससे है, हाफिज सईद से है, इस व्यक्ति से आए, फिर उनका कार्यक्रम अननोन गनमैन से हो या नोन राफेल से हो, जब चाहे जहां चाहे जैसे चाहे कर सकते हैं। और अब देखिए कोइंसिडेंसी देखिए ये घटना उस दिन भी होती है जिससे ठीक अगले दिन जो यूएस एम्बेसडर है उसको यहां का चार्ज लेना है, तो जो उसका आना है वो भी एक तरीके से एक संयोग है। लेकिन जो पूरा का पूरा ये नेटवर्क सेट हो रहा है, जिस तरीके से भारत के अंदर 0.5 फ्रंट को एक्टिवेट किया जा रहा है, मैं निश्चित तौर पर कहता हूं कि जो आसिम मुनीर है ये उसकी एक तरीके से कह सकते हैं ब्रेन चाइल्ड है, वही इसे एक्टिवेट करने का प्रयास कर रहा है। क्योंकि आईएसकेपी का मॉड्यूल क्या है, आईएसआई चलाती है, इसमें जैशे मोहम्मद है, एलईटी का नाम आ रहा है, तो ये सारी वो लोग हैं, ये वो सारी संस्थाएं हैं जो पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड है। और मुनीर के सामने ये डेस्परेशन है क्योंकि उसका एक्सटेंशन है 27 तारीख में, वो चाहता है कि भारत उसके ऊपर कुछ करे, अटैक करे, हमला करे, उसके लिए उसे जरूरी है भारत के अंदर कुछ बड़ा करना, क्योंकि जब भारत उसके ऊपर हमला करेगा, पाकिस्तान को रिटेलिएशन देगा निश्चित तौर पर, क्योंकि प्रधानमंत्री पहले ही कह चुके हैं एनी एक्ट ऑफ टेरर इज एन एक्ट ऑफ वॉर, तो उसे एक मौका मिलेगा अपने सभी लोगों को ये कहने का कि मुझे एक्सटेंशन दो, मैं ही तुम्हें बचा सकता हूं। अभी तो बहुत सारे कोर कमांडर्स हैं, बहुत सारे नीचे के लेफ्टिनेंट जनरल्स हैं, वो कहीं ना कहीं उनमें से कुछ ऐसे होंगे जो चाहते नहीं होंगे एक्सटेंशन मिले, लेकिन एक बार ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन आ जाती है, युद्ध जैसी स्थितियां बन जाती हैं, तो उन्हें चाहे ना चाहे आसिम मुनीर के पीछे खड़ा होना पड़ेगा और उसे एक्सटेंशन देना पड़ेगा। वो कहेंगे कि भैया मुसीबत का समय है, एक हो जाओ, और वो चाहता है इस चीज को करना। और जो ये सब कुछ हो रहा है ना, इसमें एक्सपर्ट है मुनीर। उसका एक उदाहरण देता हूं, जब वो स्टाफ कॉलेज मलेशिया गया था ना पढ़ने, स्टाफ कॉलेज क्वेटा के बाद, तो उसकी जो एक तरीके से रिसर्च थी वो एलटीटीई के ऊपर थी कि किस तरीके से वो सुसाइड बॉम्बिंग है उसको अंजाम देता है, कि कोई भी जब श्रीलंकन सेना कोई एक्शन करने जा रही होती थी, कुछ भी करना जा रहा होते थे, उससे पहले ही वो कोई इस तरह का अटैक करते थे, प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करते थे उनके ऊपर, कह सकते हैं। तो उसी को लेकर आसिम मुनीर आगे बढ़ रहा है, और ये जितना भी कुछ हो रहा है ये आसिम मुनीर की जो थॉट प्रोसेस है उसमें फिट होता है, और इसमें बांग्लादेश कनेक्शन मिले तो उसकी भी संभावना नहीं नकारी जा सकती है, क्योंकि जब ये खबर आती है कि हुआ है उससे ठीक 5-6 घंटे पहले ही
टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है कि किस तरीके से जो हाफिज सईद है वो बांग्लादेशी नेटवर्क का इस्तेमाल कर बांग्लादेशी लॉन्च पैड का इस्तेमाल कर भारत में कुछ करने का प्रयास कर रहा है। अब इसमें यह भी जांच होनी चाहिए, कश्मीर का तो एंगल पकड़ा जा रहा है, क्या कि इसमें कोई बांग्लादेशी एंगल भी है क्या, उसको भी निश्चित तौर पर देखा जाना चाहिए। यानी कि दिल्ली में जो कुछ हो रहा है या जो कुछ हुआ है वो आइसोलेशन नहीं था, एक बड़ी साजिश थी, जिसके एक बहुत बड़े हिस्से को तो कहीं ना कहीं संभाल लिया गया, उसे पकड़ लिया गया, लेकिन उसमें से एक चूहा निकलकर भाग गया और उसने इस चीज को अंजाम दे दिया। लेकिन ध्यान रखिएगा, जो भी है उसे ये भुगतना पड़ेगा। अमेरिका और फ्रांस ने भी एडवाइजरी जारी की है कि भैया अभी दिल्ली मत जाइए, स्थितियां वहां उतनी सामान्य नहीं है। तो कुल मिलाकर जो भी परिप्रेक्ष्य है, मुझे लग रहा है कि एक बेहतर तरीके से चीजों को मैनेज किया गया, लेकिन एक छोटा सा लूप होल हुआ, एक छोटा सा व्यक्ति भागा और उसने दिल्ली की और हुआ कहां वो ब्लास्ट, मंदिर वहां पर है, गौरीशंकर मंदिर है, जैन मंदिर बड़ा वहां पर है, रेड फोर्ट का सिग्निफिकेंस है, चांदनी चौक वहां पर है, ये एक ही बहुत ही हाई प्रोफाइल एरिया है, वहां जाकर वो चीजें की जाती है, तो सिंबलिज्म भी था। और अब प्रधानमंत्री क्योंकि भूटान जा रहे हैं तो लोग कह रहे हैं कि भैया भूटान क्यों गए, पहले से प्री डिसाइडेड है और जल्दी आ भी जाएंगे। लेकिन जब ये ब्लास्ट हुआ है, जब ये पूरे प्रकरण हुए हैं, इसके बाद दो लोग और हैं, अभी खबर पुष्ट नहीं है, लेकिन खबर आ रही है कि दो लोग और हैं जो देश से बाहर गए हैं। क्या प्रियंका गांधी न्यूयॉर्क चली गई हैं और क्या राहुल गांधी मस्कट चले गए हैं? इसका जवाब कांग्रेस को देना चाहिए कि दिल्ली के अंदर कुछ कार्यक्रम होता है, दिल्ली है, फरीदाबाद है, अहमदाबाद है, जब यहां सब कुछ एजेंसियां लगी हुई हैं, आईजीआई के ऊपर स्पूफिंग हो रही है जीपीएस की, तो ये दो लोग विदेश चले जाते हैं, कोइंसिडेंस नहीं है, अगर गए हैं इसका जवाब कांग्रेस को देना चाहिए। प्रधानमंत्री से सवाल पूछ रहे हैं, यहां पर भी पूछिए, वो तो आधिकारिक यात्रा पे गए हैं, पहले से डिसाइडेड है, 4 दिन पहले बता दिया था भूटान जाना है, और यहां एलओपी गायब हो रहा है, तो यह भी सवाल उठाता है। और कोलंबिया से अभी वापस आए थे, तो बहुत सवाल, सारे सवाल हैं, बहुत लोगों को जवाब देना है, निश्चित तौर पर अंदर से एजेंसीज को भी जवाब देना होगा कि ये चीजें हो क्यों रही हैं, लेकिन जितना किया वो बेहतर है और बेहतर किया जा सकता था। क्या इस पूरी घटनाक्रम पर और जो अपडेट आएंगे वो भी आपके साथ आके लेके आता रहूंगा। अगर आपको वीडियो विश्लेषण अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।